क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सहसंबंध, और सहसंबंध लेसन के 2 वीडियो अपन देख चुके हैं और इसमें अपन अच्छे समझ लिया है कि सहसंबंध अर्थात कोरिलेशन किसे कहते हैं। कोरिलेशन का मतलब होता है दो जो समंग श्रेणियाँ दे रखी है उनके मध्य संबंध, जिसमें एक श्रेणी कारण होती है तो दूसरा उसका प्रभाव होती है। अर्थात जो कारण होता है उसको अपन स्वतंत्र चर कहते हैं और उस कारण की वजह से दूसरी समंग श्रेणी के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसे आश्रित चर कहते हैं। तो सहसंबंध क्या है ये देख लिया, सहसंबंध की सीमाएं देख ली थी, कभी दो श्रेणियों के मध्य सहसंबंध कितना होता है उसके लिए अपन ने सहसंबंध गुणांक क्या है देख लिया था, और सहसंबंध गुणांक निकालने की विधियाँ जिसके अंदर अपन ने कार्ल पियर्सन की विधि देख ली थी। आज अपन इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और अपन देखेंगे कि जब सहसंबंध गुणांक निकालते हैं तो जब समंकों का जो मान है वो छोटा होता है, जब दो चर के अंदर जो एक अंक वाली जब संख्या होती है तो कैलकुलेशन इजी होता है। लेकिन यदि अपने पास जब समंकों के मान बड़े होते हैं, 2 डिजिट के अंदर नंबर होते हैं, तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए अपन पद विचलन रीति या लघु रीति का उपयोग भी करते हैं। तो आज अपन और देखेंगे कि सहसंबंध गुणांक को कार्ल पियर्सन विधि के द्वारा ही कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साथ के अंदर अपन देखेंगे संभाव्य विभ्रम और इसके बाद देखेंगे अपन प्रमाप विभ्रम। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि पिता व पितृ की ऊंचाई में सहसंबंध है या नहीं, ये ज्ञात करना है। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब अपन सहसंबंध निकालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि दो श्रेणी में सहसंबंध न होते हुए भी ऐसा आभास होता है कि उसमें सहसंबंध है। तो इस क्वेश्चन के द्वारा अपन ये देखेंगे कि क्या पिता की ऊंचाई और पुत्र की ऊंचाई में सहसंबंध पाया जाता है या नहीं, और सहसंबंध होता है तो कैसा। क्योंकि अपन देख चुके हैं कि सहसंबंध का मान -1 से +1 के बीच में होता है। यदि दो श्रेणी के मध्य में 0 सहसंबंध गुणांक है, इसका मतलब है दोनों श्रेणियाँ एक दूसरे से किसी भी प्रकार से सहसंबंध में नहीं है। सहसंबंध का मान प्लस में आ रहा है अर्थात 0 से +1 के बीच में, अर्थात उन दोनों के मध्य में सहसंबंध धनात्मक है। और यदि -1 और 0 के बीच में अर्थात सहसंबंध ऋणात्मक है। धनात्मक का मतलब एक के बढ़ने के साथ दूसरा बढ़ रहा है, एक के कम होने के साथ दूसरा कम हो रहा है। अर्थात एक ही दिशा में समान परिमाण के अंदर जब वृद्धि या कमी होती है तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। लेकिन यदि एक श्रेणी के अंदर श्रेणी के मान बढ़ रहे हैं या कोई परिवर्तन ऊपर की तरफ हो रहा है और दूसरी श्रेणी के अंदर जो परिवर्तन होता है वो नीचे की तरफ हो रहा है, अर्थात दोनों में जो परिवर्तन है उसकी दिशा अलग अलग है, तो उसको ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन है पिता व पुत्र की ऊंचाई के मध्य में सहसंबंध है या नहीं, ये हमें बताना है। तो पिता की जो ऊंचाई है इंच में 65, 66, 67, 65, 68, 69, 71 और 73 दे रखी है, और पुत्र की ऊंचाई भी इंच में यहाँ पर दे रखी है। अब अपन इसको कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के द्वारा याद करेंगे दोनों के अंदर सहसंबंध गुणांक। अपन को फॉर्मूला पता है, सहसंबंध गुणांक R = सिग्मा dx डिवाई अपॉन √of सिग्मा d² x मल्टीप्लाई सिग्मा d² y। d का मतलब होता है विचलन, और विचलन का जो अपन है सभी तरह के विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और चतुर्थक विचलन, सब कुछ अपन पिछले अध्यायों के अंदर पढ़ चुके। तो अपन सबसे पहले इसके लिए अपन ने x की वैल्यू लिख दी, यानी पिता की ऊंचाई लिख दी, और y पुत्र की ऊंचाई लिख दी। अब पिता की ऊंचाई का अपन विचलन निकाल देंगे। विचलन अपन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए करते हैं ताकि अपने जो बड़े बड़े जो कैलकुलेशन आती है वो छोटी हो जाए। तो पिता की ऊंचाई को अपन ने x ले लिया, पुत्र की ऊंचाई को y ले लिया। अब अपन ने x बार निकाल दिया, x बार होता है सिग्मा x/n। तो अपना जो x की जो टोटल आई थी वो 544, और अपना n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डिवाइड कर दिया तो 68 आ गया। इसी प्रकार y के लिए भी y बार निकाल दिया, सिग्मा y/n, तो 552 के अंदर अपन ने 8 का डिवाइड कर दिया तो 69 आ गया। अब अपन विचलन निकालेंगे। विचलन होता है x माइनस x बार, तो 65 में से 68 गया -3, 66 में से 68 गया -2। इसी प्रकार सभी पदों का अपन ने विचलन निकाल दिया। हमेशा याद रखना कि विचलनों का जो योग होता है सिग्मा d जो होता है dx वो हमेशा 0 होगा।
इसी प्रकार अपन ने फिर क्या करा, इन ऋण चिन्हों को, माइनस चिन्ह अर्थात नेगेटिव चिन्हों को हटाने के लिए इनका स्क्वायर कर दिया। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। इसी प्रकार y का फिर विचलन, y माइनस y बार, तो dy निकल जाएगा। 67 में से अपना जो यहाँ पर y बार 69 आया था, 67 माइनस 69 -2, 68 माइनस 69 -1। इसी प्रकार सभी पदों का विचलन निकाल दिया और यहाँ पर भी विचलनों का योग 0 आ गया। फिर y का वर्ग कर दिया ताकि माइनस चिन्ह हट जाए और अपन ने यहाँ निकाल दिया dx dy। तो dx अपना था इधर 9, dx अपना है -3 और ये है -2, तो -3 इंटू -2 6, -2 इंटू -1 2, -1 इंटू -3 3, -3 इंटू -1 3। इसी प्रकार 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 1, 3 9 जा 3 इंटू 2 6 और 5 1 जा 5। इस प्रकार dx dy भी निकाल दिया। सभी का अपन ने टोटल लगा दिया, सम भी निकाल दिया, यानी सिग्मा भी निकाल दिया। अब अपन अपनी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy। तो dx dy की जो टोटल है वो 26, तो अपन ने 26 रख दिया। सिग्मा d स्क्वायर x, तो d स्क्वायर x देख लीजिए 58, तो अपन ने 58 रख दिया। d स्क्वायर y, तो d स्क्वायर y अपना आ गया था 30, तो वैल्यू में 30 रख दिया। 26 का 26 रख दिया। 58 में 30 का मल्टीप्लाई 1740, इसका रूट निकाल दिया 41.71 और ये आ गया अपना 26 का 26 में अपन ने 41.71 का डिवाइड किया तो 0.62 अपनी वैल्यू हो गई। अर्थात सहसंबंध गुणांक का मान 0 से अधिक पर 1 से कम, और वह भी किस में आया है, प्लस में आया है। अर्थात पिता व पुत्र की ऊंचाई में धनात्मक सहसंबंध होता है। अर्थात यदि पिता की ऊंचाई अधिक है तो पुत्र की ऊंचाई भी अधिक होगी, और पिता की ऊंचाई कम है तो पुत्र की ऊंचाई भी कम होगी। अर्थात पिता व पुत्र की ऊंचाई में धनात्मक सहसंबंध गुणांक पाया जाता है। तो इस प्रकार के 1 या 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन भी बहुत कम है और बहुत ईजी है। तो आपको पूछ सकते हैं कि 2 समंक श्रेणियाँ दे देंगे और उसके अंदर कि इसमें किस प्रकार का सहसंबंध गुणांक पाया जाता है, अपन को पता लगाना है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और सब वैल्यू निकाल दीजिए और फॉर्मूले में पुट करके अपन निकाल सकते हैं। अब अपन अपने इसी लेसन के अंदर आगे है संभाव्य विभ्रम। संभाव्य विभ्रम जिसको अपन बोलते हैं प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर क्या है? यह एक पुराना माप है जो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता का निर्धारण करता है। अपन ने कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक देख लिया। अब अपन देखेंगे कि कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसके विश्वसनीयता का जो निर्धारण करना है, उसके लिए अपन पीई प्रोबेबल एरर का निर्धारण या किस तरह से निकालते हैं वो निकालेंगे। और प्रोबेबल एरर अर्थात संभाव्य विभ्रम पता चल जाता है तो अपन उससे 2 तरह की लिमिट निकालते हैं, L1 और L2, और जिससे पता चल जाएगा कि हमारा जो सहसंबंध गुणांक है वो इन 2 लिमिट के बीच में। अर्थात आपने जो सहसंबंध गुणांक निकाला है कार्ल पियर्सन मेथड से, उसकी कितनी विश्वसनीयता है वो पता लगाने के लिए अपन को प्रोबेबल एरर निकालना होता है। और प्रोबेबल एरर से ही अपन को L1 और L2 2 लिमिट निकल जाती है, और उन दोनों लिमिट से अपन पता लगा लेते हैं कि इन दोनों लिमिट के मध्य में ही हमारा सहसंबंध गुणांक स्थित होगा। तो अपन को P निकालने का भी यहाँ पर फॉर्मूला है R मीन्स सहसंबंध गुणांक की यदि ग्रेटर देन P इंटू 6 एंड R इज लेस देन P इंटू 6। अर्थात यदि हम सबसे पहले तो संभाव्य विभ्रम अर्थात प्रोबेबल एरर निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू से R का मान अधिक है, अर्थात जो हमारा सहसंबंध गुणांक है वो प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई करने पर जो राशि आती है उससे अधिक है, तो अपन कहेंगे कि सहसंबंध जो अपना सार्थक है। लेकिन यदि R का मान प्रोबेबल एरर के अंदर 6 के मल्टीप्लाई से कम आता है तो कहेंगे कि सहसंबंध सार्थक नहीं है। और अब अपन सहसंबंध कैसे निकालेंगे, और जो सहसंबंध निकलेगा उसको अपन प्लस माइनस करेंगे। R के अंदर प्लस माइनस करने पर जो अपना प्रोबेबल एरर को R में प्लस करने पर अपर लिमिट मिलेगी, और R के अंदर प्रोबेबल एरर को माइनस करने पर लोअर लिमिट मिलती है। किस प्रकार यहाँ पर मैंने कर रखा है, देखिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर। यदि R अपना 0.8 है और N 100 है तो आप प्रोबेबल एरर निकालिए, और प्रोबेबल एरर निकालने का फॉर्मूला है
0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर ओपन अंडर रूट एन, और यहाँ पर अपन 0.6745 की जगह पे अपन ले सकते हैं 2/3। यदि आपको पॉइंट के अंदर मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी है, परेशानी है, तो आप 0.6745 की बजाय 2/3 भी ले सकते हैं। अब अपन देखेंगे प्रोबेबल एरर के लिए 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वायर ओपन अंडर रूट एन। आर होता है सहसंबंध गुणांक और एन होता है इसका कितनी समंक श्रेणियों के जो समंकों की संख्या। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पर आर इन्होंने दे रखा है 0.8, एन है 100 और आपको L1 और L2 यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो न्यूनतम मान और अधिकतम मान अपन को ज्ञात करना है। तो P के लिए वही फॉर्मूला रख दिया 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर अपन अंडर रूट 8, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.8 का मल्टीप्लाई स्क्वायर करने पर 0.64, 1 में से 0.64 गया तो 0.36 आया, 100 का अंडर रूट आ गया 10, इसको अपन ने सोल्व किया तो अपना आ गया R आ गया 0.024। अब प्रोबेबल एरर को अपन को क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो प्रोबेबल एरर को यदि अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को यह पता चलेगा कि R अपना सार्थक है या नहीं। तो आप आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.024 इंटू 6 कर दीजिए। यदि इसकी जो वैल्यू है वो R से कम है, इट मीन्स R अधिक है, तो हमारा सहसंबंध गुणांक सार्थक है। और मल्टीप्लाई करने पर जो इसकी वैल्यू आ रही है वो R से कम, R से अधिक आ रही है, इट मीन्स R कम है, तो अपन कहेंगे कि हमारा जो सहसंबंध गुणांक है वो निरर्थक है। तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी लगी 2, 6 से 12 और 2 14, तो यह आ गया 1.44। तो मल्टीप्लाई करने पर आया अपना 1.44, अर्थात अपना R यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, P इंटू 6 ज़्यादा आ गया, तो यहाँ कहेंगे कि सहसंबंध जो गुणांक है वो निरर्थक है। अब आगे बात करते हैं अपन कि अपन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपन को पूछा था अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट L1 और L2। तो अधिकतम सीमा के लिए तो R के अंदर अपन ने प्रोबेबल एरर का प्लस कर दिया और न्यूनतम सीमा के लिए R के अंदर प्रोबेबल एरर को माइनस कर दिया। प्लस करने पर आ गया 0.824 और माइनस करने पर आ गया 0.776, अर्थात हमारा जो सहसंबंध गुणांक है वो 0.776 से 0.824 के मध्य है। तो इस प्रकार अपन ने आज के वीडियो के अंदर देख लिया कि जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उसको किस तरह से ज्ञात करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में देखा था, एक एग्जाम्पल आज की वीडियो के अंदर देख लिया, और अपने देखा कि पिता व पुत्र की ऊंचाई में सहसंबंध गुणांक पाया जाता है, वो भी धनात्मक पाया जाता है। साथ में अपने देख लिया संभाव्य विभ्रम, जिसको अपने प्रोबेबल एरर का, प्रोबेबल एरर कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता का निर्धारण करता है। प्रोबेबल एरर को यदि 6 के मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उससे R की वैल्यू ज़्यादा है तो कहेंगे सहसंबंध सार्थक है। प्रोबेबल एरर को 6 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उससे अपना R कम है तो कहेंगे कि सहसंबंध गुणांक निरर्थक है। और प्रोबेबल एरर और R की सहायता से अपन निकाल पाते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अर्थात हमारा सहसंबंध गुणांक का मान किन दो मानों के मध्य में होगा ये अपन ज्ञात कर सकते हैं संभाव्य विभ्रम अर्थात प्रोबेबल एरर से। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन अभी और देखेंगे कि प्रमाप विभ्रम क्या होता है और सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की अन्य विधियों के बारे में भी देखेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।